जो बच्चे एग्ज़ाम के बाद भी असफल हो जाते हैं उनके लिए क्या सलाह है? क्योंकि लगातार देखने को यह मिलता है कि एग्ज़ाम में असफल होने के बाद कुछ बच्चे सुसाइड कर लेते हैं या कुछ बच्चों का पढ़ाई से रुचि हट जाता है। उनके लिए क्या सुझाव देंगे आप? अच्छा, वर्तमान में यदि बात किया जाए तो शिक्षा प्राप्त करने के बाद बच्चों को यह बताया जाता है कि आप धनार्जन करिए, और दूसरी तरफ यह भी कहा जाता है कि जितने भी शैक्षणिक संस्थान हैं वो कहीं ना कहीं धनोपार्जन के साधन बन गए हैं, व्यवसाय के रूप में हो गए हैं। इसको आप किस रूप में देखते हैं? सर, आप जैसा कि फ़िज़िक्स के टीचर हैं, फ़िज़िक्स के टीचर होने के नाते आपसे जानना चाहेंगे कि जो स्टूडेंट आपको देखेंगे, स्टूडेंट फ़िज़िक्स की तैयारी अपनी कैसे करें, कहाँ से वो अपने बेस शुरुआत करें? जैसे माना जाता है कि प्रथम पड़ाव 10th होता है, 10th के बाद हायर एजुकेशन के लिए बच्चे अपना फील्ड चूज करते हैं, तो फ़िज़िक्स की पढ़ाई कैसे सुचारू रूप से करें वो? अच्छा, जैसा कि जानकारी हमें कि टीचर ब्रिलियंस अवार्ड 2023 में आपको द बेस्ट फिजिक्स टीचर चुना गया है। इसका क्राइटेरिया क्या था? ये ऑर्गेनाइज कैसे हुआ था? सर, एक्चुअली हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता था। हम इस आपको जैसे मैं बता दूं कि यह संस्था जीएस कोचिंग सेंटर दारानगर में जो है, यह लगभग 20-21 साल से मैं चला रहा हूं, और इस समय जयपुरिया स्कूल बावतपुर में मैं वहां भी कार्यरत हूं। लेकिन एकाएक मेरे पास फ़ोन आया कि सर आप द बेस्ट फिजिक्स टीचर के लिए सिलेक्ट हुए हैं। तो यह शिक्षा की यदि बात किया जाए तो शिक्षा जो है हर एक वर्ग के लिए अनिवार्य होता है, चाहे मानसिक रूप से लोगों को सुदृढ़ बनना है या आर्थिक रूप से मजबूत बनना है तो भी शिक्षा ज़रूरी है। इसी क्रम में यदि बात किया जाए तो आप देख रहे हैं खबरों के खिलाड़ी, मैं विश्वजीत कुमार लेकर आ रहे हैं व्यक्ति विशेष संवाद कार्यक्रम। व्यक्ति विशेष संवाद कार्यक्रम में शिक्षा के मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं जीएस कोचिंग सेंटर के निदेशक अखिलेश राय जी। सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, आपको द बेस्ट फिजिक्स टीचर का अवार्ड मिला है, इसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं आप। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे सर कि शिक्षा क्यों ज़रूरी है? देखिए, हमारे समाज को आगे बढ़ने के लिए हर तबके, हर गरीब, हर अमीर व्यक्ति के लिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वह शिक्षित होगा तभी समाज की भलाई के लिए अच्छा काम कर सकता है, और जब समाज की भलाई के लिए अच्छा काम करेगा तो समाज का ग्रोथ होगा, उसका तो होगा ही, साथ साथ हमारे देश का भी ग्रोथ होगा। इसलिए हमें लगता है कि शिक्षा बहुत ही ज़रूरी है। शिक्षा प्राप्त करने से अपराध समाज में कम होगा और भलाई ही भलाई दिखेगी। अच्छा, जैसा कि जानकारी हमें कि टीचर ब्रिलियंस अवार्ड 2023 में आपको द बेस्ट फिजिक्स टीचर चुना गया है, इसका क्राइटेरिया क्या था? ये ऑर्गेनाइज कैसे हुआ था? सर, एक्चुअली हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता था। हम आपको जैसे मैं बता दूं कि यह संस्था जीएस कोचिंग सेंटर दारानगर में जो है, यह लगभग 20-21 साल से मैं चला रहा हूं, और इस समय जयपुरिया स्कूल बावतपुर में मैं वहां भी कार्यरत हूं। लेकिन एकाएक मेरे पास फ़ोन आया कि सर आप द बेस्ट फिजिक्स टीचर के लिए सिलेक्ट हुए हैं। तो यह मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य का क्षण था और खुशी से मैं झूम उठा, और यह एक अनुभव मेरे लिए अनोखा था। तो ये एक सरप्राइज़ ही मेरे लिए था। किस बेसिस पे हो सकता है भाई, हमने बहुत बच्चों को पढ़ाया है, कई संस्थाओं में पढ़ाया है, अपने यहाँ पढ़ाया है, इस समय जयपुरिया में पढ़ा रहे हैं, तो हो सकता है कि सोर्स जयपुरिया स्कूल हो और वहाँ से नॉमिनेट हम हुए हों, लेकिन हमें प्राप्त हुआ, बहुत मुझे खुशी हुई है। अच्छा, वर्तमान में यदि बात किया जाए तो शिक्षा प्राप्त करने के बाद बच्चों को यह बताया जाता है कि आप धनार्जन करिए, और दूसरी तरफ यह भी कहा जाता है कि जितने भी शैक्षणिक संस्थान हैं वो कहीं ना कहीं धनोपार्जन के साधन बन गए हैं, व्यवसाय के रूप में हो गए हैं। इसको आप किस रूप में देखते हैं? सर देखिए, शिक्षा प्राप्त करने के बाद धनोपार्जन की जो बात होती है, ये मैं मानता हूँ कि समाज में धनोपार्जन उसकी ज़रूरत है, लोगों की जीविका चलाने के लिए उसकी आवश्यकता है। लेकिन यहाँ तक मेरा ये भी मानना है कि उसके साथ साथ समाज में जितने भी अच्छे काम हैं जो एक शिक्षित व्यक्ति कर सकता है वो भी करना चाहिए, और अपने ज्ञान और धन की सहायता से हो सकता है तो जो असहाय लोग हैं उनको भी आगे बढ़ाने में उनको मदद करना चाहिए। केवल अपने लिए काम तो सब कर लेता है, लेकिन अपने अलावा भी
यदि आपसे हो सकता है, यदि आपको सक्षम बनाया गया है, बने हैं आप, तो हमें लगता है कि उसके अलावा भी असहाय लोगों को भी मदद करनी चाहिए, मेरा मानना है। मेरा इसमें एक और प्रश्न छिपा हुआ था कि कहीं ना कहीं शैक्षणिक संस्थानों के ऊपर भी आरोप लगता है कि वो भी धनोपार्जन के लिए एक व्यवसाय का जरिया बना दिया गया है। शिक्षा कम दिया जा रहा है, वहाँ से धनोपार्जन ज़्यादा किया जा रहा है, क्योंकि लगातार यह आरोप लगता है कि सरकारी स्कूलों में शिक्षा जो होती है, जबकि सरकारी स्कूलों के टीचर का पेमेंट देखिएगा तो प्राइवेट स्कूल के टीचरों की अपेक्षा काफ़ी अत्यधिक है, लेकिन वहाँ शिक्षा की गुणवत्ता कम देखने को मिलती है और पेरेंट्स सीधे तौर पर भागते हैं कहीं ना कहीं प्राइवेट स्कूलों में। इसको किस रूप में देखते हैं, क्या कमी रह जाती है वहाँ? जैसे हमें लगता है सर कि सरकारी स्कूल में थोड़ी सी लापरवाही थी पहले, लेकिन अब जब से हमारे योगी बाबा की सरकार आई है उसमें हमें लगता है कि कुछ सुधार हुआ है। और शिक्षक जितने भी वहाँ की व्यवस्थाएं हैं, शिक्षक है, उसमें हम लोग जैसे बात होती है सरकारी शिक्षकों से भी, तो ऐसा लगता है कि सुधार हुआ है। दूसरा क्वेश्चन आप जो पूछे हैं कि शैक्षणिक जो जगत है वह धनोपार्जन के लिए मतलब कि काम किया जा रहा है, तो मैं मानता हूँ कि ठीक है, कोई भी शैक्षणिक संस्थाएं एक लोगों से नहीं चलता, उसमें कई लोग होते हैं, कई तरह की चीज़ें होती हैं, जो खर्चा भी होता है, तो कहीं ना कहीं वो उसकी आवश्यकता पड़ती है। लेकिन मेरा मानना है कि कभी भी फीस जो है बच्चों का उतना अधिक नहीं करना चाहिए कि एक असहाय और गरीब बच्चे ना पढ़ सके। उसके अलावा यदि कुछ समाज के ऐसे भी तबके कुछ हैं जिनमें कि काफ़ी लोग गरीब हैं, यदि वैसे लोग आते हैं तो उनकी फीस में उनकी शिक्षा उनको देने के लिए जितना किफ़ायत आप कर सकते हैं, यहाँ तक यदि माफ़ भी कर सकते हैं, तो करके उनकी भलाई कर देनी चाहिए। जो पैसे वाला है वो तो देकर पढ़ लेगा, लेकिन जो असहाय लोग हैं उनके लिए यदि आप सहायता करते हैं, मैं शैक्षिक संस्थाओं से कहना चाहूँगा कि यदि उनके लिए आप हेल्प करते हैं तो बहुत बड़ी बात होगी और समाज के लिए भी अच्छा होगा, और वो भी आपका नाम हमेशा के लिए याद रहेगा। सर, आप जैसा कि फ़िज़िक्स के टीचर हैं, फ़िज़िक्स के टीचर होने के नाते आपसे जानना चाहेंगे कि जो स्टूडेंट आपको देखेंगे, स्टूडेंट फ़िज़िक्स की तैयारी अपनी कैसे करें, कहाँ से वो अपने बेस शुरुआत करें? जैसे माना जाता है कि प्रथम पड़ाव 10th होता है, 10th के बाद हायर एजुकेशन के लिए बच्चे अपना फील्ड चूज करते हैं, तो फ़िज़िक्स की पढ़ाई कैसे सुचारू रूप से करें वो? बहुत अच्छा क्वेश्चन सर किए आप, हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड किए। मैं बता दूं कि फ़िज़िक्स के 2 पैर है, उसको हम डबल सी कहते हैं। फर्स्ट सी फॉर कैलकुलेशन एंड सेकेंड सी फॉर कॉन्सेप्ट। फ़िज़िक्स इन दोनों पैरों से ही चलता है। फ़िज़िक्स के कॉन्सेप्ट डिलीवरी, कॉन्सेप्ट गेन करना है बहुत ज़रूरी है, और कैलकुलेशन जो मैथमेटिक्स में मिलती है वो भी बच्चों का स्ट्रांग होना चाहिए। यदि फ़िज़िक्स को रनअप करना है, दौड़ाना है, बहुत ईजी बनाना है, तो कैलकुलेशन के साथ साथ कॉन्सेप्ट पर भी ध्यान देना चाहिए। और फिजिक्स एक बार पढ़ने से नहीं आने वाला चीज़ है। यदि कोई कॉन्सेप्ट दिमाग में चला गया, उसकी बार बार रिवीजन होनी चाहिए, मतलब कि उस चैप्टर को बच्चों को पलट करके देखते रहना चाहिए और वो दिमाग पर रहना चाहिए, तब उनके लिए न्यूमेरिकल्स, उनके लिए जो डेरिवेशंस हैं और कॉन्सेप्ट सारे साफ साफ रहते हैं। मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम, आधुनिक शिक्षा प्रणाली जब से आई है, पहले की शिक्षा प्रणाली में और आधुनिक शिक्षा प्रणाली आने के बाद में क्या डिफरेंस आपको दिखा? सर डिफरेंस तो बहुत ही है। जैसे हम लोग पहले की बात करें, पहले पढ़ाई में जैसे स्टूडेंट्स एस्पेक्ट्स की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें या टीचर एस्पेक्ट की बात करें, आज की जो प्रणाली है ये तीनों में परिवर्तन हुआ है और तीनों के लिए नया चीज़ है। जैसे हम लोग पहले की बात करें तो बच्चों को एक फिक्स स्ट्रीम दे दी जाती थी कि आप साइंस लेंगे तो आपको मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री इंग्लिश हिंदी पढ़ना है, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ना है, आर्ट लेते हैं तो ये पढ़ना है, और कॉमर्स लेते हैं तो आपको एक सब्जेक्ट पढ़ना है। लेकिन इसमें अब एकदम बिल्कुल ओपन है कि स्टूडेंट कोई भी सब्जेक्ट चूज कर सकता है और वो अपने इच्छा के अनुसार जिसमें उसका इंटरेस्ट ज़्यादा है वो लेकर वो पढ़ सकता है। तो हमें लगता है कि यह प्रणाली सही है कहीं ना कहीं, क्योंकि बच्चा जब अपने इंटरेस्ट के अनुसार सब्जेक्ट लेता है तो उसमें बेटर कर सकता है वो। सर एक प्रश्न और भी जुड़ के आता है स्टूडेंट से रिलेटेड। जैसे ही एग्ज़ाम नज़दीक आता है तो स्टूडेंट के ऊपर एक अनचाहा प्रेशर हो जाता है, अनचाहा दबाव हो जाता है अच्छे मार्क्स लाने का। कहीं ना कहीं पेरेंट्स भी उनको कहते हैं कि आप बराबर पढ़ाई करो, टीचर भी उनको कहते हैं बराबर पढ़ाई करते रहो। तो उस अनचाहे बोझ से बचने के लिए स्टूडेंट के लिए क्या सलाह है आपकी, या उनके पेरेंट्स के लिए क्या सलाह होगी? सर मेरा मानना है कि बच्चों पर कभी भी मार्क्स लाने के लिए प्रेशर नहीं देना चाहिए, और मैं इसमें बिल्कुल भरोसा नहीं करता, विश्वास नहीं करता। हाँ, जहाँ तक बच्चों के अच्छा मार्क्स लाने की सवाल है तो कोई भी देखिए एक सिलेबस है, 1 साल का होता है, और हम तो यही सजेशन बच्चों को देंगे
कि आप सिलेबस को पूरे साल डिवाइड करके थोड़े थोड़े पार्ट में बांट करके पढ़ें। ये नहीं कि हम 8 महीना बैठे हैं और 2 महीना 3 महीने का टाइम जो बचा उस समय प्रेशर ले लेते हैं, तो अच्छे को उसको हम नहीं कहें कि एक अच्छे बच्चे की पहचान है। पेरेंट्स को भी और टीचर्स को भी ये फोकस करना चाहिए कि पूरे साल सिलेबस को थोड़े थोड़े पढ़ करके बच्चे तैयार करें, ना कि एक बार एकाएक एग्ज़ाम आते समय। यदि बच्चे पूरे साल टेस्ट दे रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं तो एग्ज़ाम के समय उनके पास प्रेशर नहीं होगा या बहुत कम होगा। जो बच्चे एग्ज़ाम के बाद भी असफल हो जाते हैं उनके लिए क्या सलाह है? क्योंकि लगातार देखने को यह मिलता है कि एग्ज़ाम में असफल होने के बाद कुछ बच्चे सुसाइड कर लेते हैं या कुछ बच्चों का पढ़ाई से रुचि हट जाता है, उनके लिए क्या सुझाव देंगे आप? सर, ऐसे बच्चों के लिए जो रिज़ल्ट ख़राब आने के बाद ठीक है, दुखी तो होते हैं, होना भी चाहिए और कुछ ना कुछ उनको सीख मिलती है। लेकिन जो बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, ये करते हैं, ये तो हम इसके लिए थोड़ा नेगेटिव वर्ड में बोलूँगा, एक कायरता की पहचान ही है। ऐसे बच्चों को हम कायर कहते हैं जो ऐसे स्टेप उठाते हैं, क्योंकि आप रणभूमि में हैं, आप इस धरती पे कुछ अपने कर्तव्य को कर रहे हैं। यदि असफल हो रहे हैं, यदि हार रहे हैं, तो हार को आप हार की तरह एक्सेप्ट कर लें तो वो आपके लिए एक बहुत ही सुनहरा अवसर लेकर आ सकता है। उसको हो सकता है कि भाई आपका रिजल्ट पास भी आ जाता, कम परसेंटेज हो जाता, लेकिन यदि आपको मौका मिलता है तो ऊपर वाले चाहे कोई भी विश्वास आप करते हैं, वो एक आपको समय देता है, तो आप उसको समय को यूज करिए कि अगले साल में बहुत अच्छे परसेंटेज से पास हो सकता हो। ये एक अच्छे बच्चे की पहचान है, ना कि अच्छा बच्चा होपलेस हो जाए, पढ़ाई छोड़ दे और सुसाइड कर ले। ये कभी भी अच्छे बच्चे की पहचान नहीं है और हम इसको कभी भी अच्छा नहीं मानते। आप कोचिंग सेंटर चलाते हैं, जैसा कि हमने बताया कि लगभग 20 वर्षों से अत्यधिक समय हो गए हैं कोचिंग सेंटर चलाते हुए। अपने यहाँ पढ़ने वाले स्टूडेंट के लिए आप कौन सा बेस्ट प्रोवाइड करते हैं जिससे बच्चे आपके यहाँ आते हैं, पढ़ते हैं, जुड़े रहते हैं? सर, हमारे यहाँ जहाँ बात है, देखिए, पहले तो रेगुलर क्लासेस बच्चों की चलती है और जितने भी अच्छे फैकल्टी है हम उन फैकल्टी को प्रीफर करते हैं, फैकल्टी हमारे यहाँ पढ़ाती हैं। दूसरा कि हम लोग बिल्कुल फ्रेंडली इन्वायरमेंट यहाँ रखे हैं कि बच्चे कभी भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं और सब्जेक्ट से रिलेटेड, और हम लोग बच्चों को समय समय मोटिवेट भी करते हैं। अभी हमारे यहाँ जो जूनियर सेक्शन चल रहा है उसमें एक नया हम थोड़ा सा इम्प्लीमेंट करना चाहते थे। अपने टीचर से हमने एक बार मीटिंग लिया और बात किया कि इन बच्चों को आज से ही हम लोग जीके और वर्ड मीनिंग पर क्यों ना फोकस किया जाए, जो कि बाद में चलकर कमज़ोर हो जाता है। तो हम लोग एक बच्चों के लिए बोला कि आप लोग एक कॉपी लेकर अलग से रखो उसको, और कॉपी में जो है प्रतिदिन 4 क्वेश्चन जीके का टीचर देंगे और अगले दिन सुनेंगे, और 5 वर्ड मीनिंग्स इंग्लिश का, और ये प्रतिदिन कार्यक्रम चलता है। और 1 महीना में लगभग हमें लगता है कि 120 जीके क्वेश्चन हो जाएगा और लगभग 150 के लगभग में वर्ड मीनिंग हो जाएगा। उसका हम एक टेस्ट लेंगे और टेस्ट में हमने बोला है कि जिन बच्चों का हाईएस्ट मार्क्स रहेगा उसको सम्मानित किया जाएगा। तो बच्चे काफ़ी खुश हैं, उत्साहित हैं, और इस बहाने हमें लगता है कि हम यदि कंटिन्यूस करेंगे तो हमारे बच्चों का जीके और जीएस भी बहुत स्ट्रांग हो जाएगा और इंग्लिश के वर्ड मीनिंग भी अच्छे तैयार होंगे। तो इस प्रकार के हम लोग तरीके अपनाते हैं। हर संडे को हम लोग एक बहुत ही सुयोजित तरीके से टेस्ट लेते हैं और बच्चों का मार्क्स जब आता है उसके पेरेंट्स को भी हम लोग मोबाइल के थ्रू भेजते हैं और बच्चों से भी बात करते हैं कि बेटा आपका मार्क्स कम क्यों आया, यदि अच्छा आया तो इससे भी अच्छा करिए। तो हम लोग इस प्रकार से समय समय से बच्चों को मोटिवेट भी करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप देख रहे थे व्यक्ति विशेष संवाद कार्यक्रम, खबरों के खिलाड़ी का व्यक्ति विशेष संवाद कार्यक्रम पूरी तरह से एजुकेशन सिस्टम पर बेस्ड था। आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी आशीष के साथ मैं विश्वजीत कुमार। जय हिंद, जय भारत।